हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का, जो आयोजित किया गया था 2001 से लेकर 2022-23 तक का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम जो आयोजित किया गया था, ये किया गया था 26/8/2012 को ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। तो लगभग 10-12 साल ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम लोग करेंट अफेयर और जो मैथ का क्वेश्चन है वो नहीं देखेंगे। और जो लोग करना चाहे करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग अभी अभी स्टार्ट किए हैं बिहार दरोगा, बिहार एसआई का तैयारी करना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो खाद्य फसल है वो कौन सा उपजाया जाता है? तो वो है गेहूँ। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल जो है वो चावल एवं गेहूं है। सबसे ज़्यादा यही उपजाया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर चावल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर गेहूं हो गया। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम लोग गेहूं के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का जो है द्वितीय स्थान पर आता है भारत। फसल की बात करें, चावल सबसे ज़्यादा विश्व में कौन उपजाता है? तो चीन, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। चीनी की बात करें तो ब्राज़ील पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे और चीन जो आता है तीसरे नंबर पे आता है। तंबाकू उत्पादन में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पे। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है भारत, फिर तीसरे नंबर पे केन्या और चौथे नंबर पे फिर श्रीलंका। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, वियतनाम में, फिर उसके बाद आता है नंबर कोलंबिया का। फिर गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है और दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर है चीन। दूध का देखिए, दूध का यहाँ दिया हुआ है, दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है भारत में और दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। वो पूछा जा रहा है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था या कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है ये यूनान में आयोजित किया गया था। उसी से पहला आंसर ये हो गया। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान को ओलंपिया शहर में 786 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो प्रारंभ हुआ वो 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कार्बोनेट के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ये एथेंस शहर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुआ था, सरबोन नामक स्थान पर हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के शहर है एक लुसाने, वहाँ पर रखा गया था। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में, ये भारतीय वाला आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो हुआ था वो 1924 ईस्वी में की गई थी। और 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन जो 2022 में हुआ था। तभी रिसेंटली वाला क्या हुआ था वो आप लोग देख के बताइएगा, जो 2024 या 23 में जो आयोजित किया गया था। परंतु कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य 2021 में टोक्यो में हुआ था। जो 20 वाला था उसको क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था कोरोना महामारी के चलते। फिर वही आयोजित किया गया था 32वां ओलंपिक खेल जो टोक्यो जापान में। 33वें का है, 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रस्तावित है। और मतलब कि 33वें जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। ठीक है, 3 है, किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में महत्वपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो देखिए ये जो है अमेरिका के महान तैराकी खिलाड़ी है जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक जो है 8 स्वर्ण पदक लिए थे, बीजिंग ओलंपिक जो 2008 में हुआ था। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी है ये, और इनको गोल्ड शार्क के नाम से भी जानते हैं। तो इनका नाम देख लीजिए, गोल्ड शार्क के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब तक वह 4 ओलंपिक में टोटल जो है 28 पदक जीत चुके हैं, जिसमें 31वें ओलंपिक जो कि रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। खेल के बाद माइकल फेल्प्स जो है उसके बाद वो संन्यास ले लिए थे। तो इनका सही आंसर हो गया 3 का फेल्प्स। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट आएगा उससे आप लोग अपडेट हो जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता था? तो ओलंपिक बिंद्रा जो है वो किससे संबंधित है? तो वो शूटिंग से संबंधित है। ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप लोग को नहीं करना है, ध्यान में भी नहीं रखना, बस इतना याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग के खिलाड़ी है। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो देखिए उस टाइम में हिरवानी वगैरह खिलाड़ी हुआ करता था, तो उस हिसाब से ये पूछा गया है। लेकिन अभी के अनुसार जो है वो जो रिकॉर्ड किसके नाम है ये आप लोग अपडेट हो जाइएगा। तो ये बहुत पुराना हो जाता है, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारतें कहाँ पर है? तो ये विश्व की सबसे ऊंची इमारतें हैं दुबई में।
ठीक है। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा का नाम आप लोग सुने होंगे, वो विश्व का सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई जो है 828 मीटर की यानी 2722 फीट की ऊंचाई है इसका, अर्थात एफिल टावर के करीब तिगुना अधिक ऊंचा है ये। भारत की सबसे ऊंची इमारत मुंबई में स्थित है, पोलिस रॉयल करके इनका नाम है। तो भारत की सबसे बड़ी इमारतें हैं, ये आपको याद रखना, जिसका ऊंचाई 320 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है। तो ये वॉशिंगटन यूएसए में है सबसे बड़ा पुस्तकालय, और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। कांग्रेस पुस्तकालय इसका नाम है। लाइब्रेरी दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और इसका स्थापना हुआ था सन 1800 ईस्वी में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। इस पुस्तकालय का जो नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो कौन सा है? टोक्यो है। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। ये उस टाइम का प्रश्न है 2012 के टाइम का, तो उस हिसाब से हो सकता हो टोक्यो, लेकिन अभी के हिसाब से देखते हैं क्या है। प्रश्न अनुसार जापान की राजधानी टोक्यो जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। वर्तमान में दिल्ली टोक्यो के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, और वर्ष 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा गूगल पे देके कि कौन शहर में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा शहर है विश्व में। तो लेकिन 2012 के अनुसार जो है टोक्यो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ पर है। तो देखिए जिस टाइम में प्रश्न पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से जो है बिहार में ही था। प्रश्न के अनुसार भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल जो है बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु है। ठीक है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो भूपेन हजारिका सेतु जो कि डोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, और इसका लंबाई है 9.15 किलोमीटर यानी 5.69 मील है। ये लंबा सेतु है जो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी को पार करता है। एक छोर पर अरुणाचल प्रदेश का है कस्बा और दूसरा छोर पे असम का है, और पुल का लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर। अब देखिए बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु है उसका लंबाई कितना है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है ये है राजस्थान, उस टाइम में भी था और अभी भी है। भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो वह है राजस्थान, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा का नाम आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। अब विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान अगर बात करें तो वो 7वां स्थान आता है भारत का। भारत में बड़े अन्य देश अवरोही क्रम में हम लोग यहाँ देखें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? रशिया हो गया, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो 7वां नंबर आता है भारत का। पूछा जा रहा है तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, मतलब किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ तोराह के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग की अगर बात करें तो अर्थवेद, रामायण, महाभारत, तो ये जो है तोराह जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये है यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ का नाम है तोराह। ठीक है। जबकि बाइबल की अगर बात करें तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है गीता। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है। तो बस ये देखिए मैरी कॉम जो जुड़ी है वो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, बॉक्सिंग करती है मैरी कॉम, न्यूज़ में अक्सर बनी रहती है ये, तो देख लीजिए। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि देखिए उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जो कि 30 नवंबर 2022 में एक खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया गया जिसमें प्रमुख खिलाड़ी का नाम है शरत अंचल। तो ये भी थोड़ा पुराना हो गया करंट अफेयर, तो ये याद नहीं रखना आपको, खाली ये देख लीजिए मैरी कॉम जो है किस खिलाड़ी से जुड़ी हुई है, तो ये है बॉक्सिंग से। हमारे इसमें कहा जा रहा है ग्रीन पार्क जो कि कानपुर जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है बेसिकली ग्रीन पार्क जो है कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पार्क है कानपुर में जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। वैसे ग्रीन पार्क है एक दिल्ली में भी। ठीक है। इसका क्षमता की अगर हम लोग बात करें ग्रीन पार्क स्टेडियम का क्षमता लगभग 32,000 दर्शक एक साथ बैठ के क्रिकेट मैच देख सकते हैं। वहाँ पे क्रिकेट का मैदान है ये। यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन भी किया जाता है। इस स्टेडियम का स्थापना 1945 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था।
और ग्रीन पार्क स्टेडियम का जो है ये उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा चलाया जाता है। अब भारत का 5वां टेस्ट मैच इसी स्टेडियम में 22 सितंबर 2016 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला गया था। तो ये भी आपको याद नहीं रखना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखना है ग्रीन पार्क जो कानपुर में है वहाँ पे क्या होता है, क्रिकेट खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा मिल्खा किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं गोल्फ से। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, 2010 के आसपास जो ये फेमस होंगे तो उस टाइम के अनुसार पूछा गया है, तो ये भी आपको नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें कहा जा रहा है 2006 का राष्ट्रमंडल खेल का जो मेजबानी हुआ था वो किस देश के द्वारा किया गया था? तो हालांकि 2006 में जो आयोजित हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप लोग को ये याद नहीं रखना है, लेटेस्ट देखना है। जो कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट का, तो 2022 का जो आयोजन हुआ था, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। इसमें भारत 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 से कांस्य पदक जीता था। कुल 31 पदक जीते थे पदक तालिकाओं में, ठीक है। और वही जो है ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा था, तो ये 2022 का है। 23वें राष्ट्रमंडल जो है मतलब 4 साल पे आयोजित किया जाता है, तो 23वें राष्ट्रमंडल जो है 22 का याद रख लीजिएगा आप लोग, 22 का कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो 23वें राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजन 2026 में होना है, जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है। तो ये करंट के हिसाब से देखना, ये आपको नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखिए 16 नंबर में पूछा जा रहा है 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये उस टाइम के हिसाब से देखिएगा आप लोग, अभी का जो है 2014 का पूछा तो बहुत पुराना करंट अफेयर हो गया है, तो अभी के अनुसार जो भी 2024-23 में होगा लेटेस्ट वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पर आयोजित हो रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, कुछ नया बात उभर के आएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे कहा है दक्षिण कोरिया के इचियोन शहर में 2024 का हुआ था। खैर ये पुराना है, इसको आपको नहीं करना है। तो अब देखिए पहला हम लोग एशियाई खेल की बात करेंगे। 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था पहला एशियाई खेल। और 2018 एशियाई खेल का आयोजन जो है ये जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था, जिसमें पदक तालिका में चीन प्रथम स्थान था, जापान द्वितीय स्थान था। पुराना है, ये भी नहीं देखना आप लोग को। मेन आपको याद रखना है ये 2026 वाला, 2026 का जो एशियाई खेल है उसका आयोजन जापान में होना है, ठीक है। 2026 का एशियाई गेम कहाँ होना है? जापान में होना है, तो ये आपको याद रखना है। 17 इसमें कहा जा रहा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो ये झांसी की रानी, ये लड़ते हुए इनका वीरगति का प्राप्त हुआ था। 1857 ईस्वी की महान क्रांति, जिसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक के द्वारा स्टार्ट किया गया था बैरकपुर में, ठीक है। यहाँ पे था क्या कि चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना करने से हुई थी, कि कहा था अंग्रेज के द्वारा कहा गया था नहीं इसमें कोई चर्बी नहीं मिलाया जाता है, तो ये मान के और वो जो है मंगल पांडे मुंह से चर्बी काटते थे। फिर बाद में उनको पता चला, तब ये क्रांति स्टार्ट हुआ बैरकपुर से। बैरकपुर वर्तमान में किस स्टेट के अंतर्गत यह आता है जगह, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इस क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो पाम्स्टन थे। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है कि 1857 के क्रांति के टाइम में भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, और उस टाइम में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम्स्टन थे। ये भी पूछा जाता दोनों क्वेश्चन। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए जो है इनको वीरगति प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये है। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि जगह कहाँ से कौन व्यक्ति लड़ा था, कौन नायक था या कौन लड़ाई को लीड किए थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए दिल्ली से जो लीड किए थे विद्रोह को वो थे बहादुर शाह जफर, और कानपुर से किए थे नाना साहब, लखनऊ से किए थे बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली, और जगदीशपुर से बिहार से किए थे कुंवर सिंह, बरेली से किए थे खान बहादुर खान, और फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमद उल्ला। तो ये बात भी याद रखना आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया जो है ये स्टार्ट किया गया था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी की अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें हैं या कृति है, जैसे पुस्तकें की बात करें हरिजन है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है,
ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये भी लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और उसके बाद अगर बात करें नेशनल हेराल्ड का, ये पत्रिका जो था इनके संपादक थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। ये आपको याद रखना है। ये महात्मा गांधी की और भी कीर्ति है जो आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19, इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कौन सा सेशन था जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और प्रथम इंग्लिश की बात करें तो जॉर्ज यूले जो था ये प्रथम जो है अंग्रेज थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर थे। यानी पूछा जाता है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस टाइम में भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। तो श्रीलंका में जो मुद्रा चलता है उसका नाम है रुपया। ठीक है, श्रीलंका का रुपया हो गया, ईरान का रियाल हो गया, सिंगापुर का डॉलर हो गया और म्यांमार का कहाँ क्या हो गया, कयात हो गया। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसमें से देखिए बांग्लादेश से किसकी सीमा मिलेगी, पाकिस्तान का मिलेगा नहीं, नेपाल का मिलेगा नहीं, श्रीलंका का मिलेगा नहीं, तो एक कौन सा देश बचा, म्यांमार। जब आप मैप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इसके उत्तर में चीन है और पश्चिम में भारत है। और बांग्लादेश जो है दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जो पानी वाला इलाका है, तथा दक्षिण पूर्व की दिशा में जो है इंडोनेशिया स्थित है, थोड़ा दूर जाके। तो इसकी राजधानी कहाँ पे है, नेपैटो कहा जाता है इनकी राजधानी, म्यांमार का। और ये सबसे बड़ा शहर यहाँ पर यंगून है, जिसको रंगून कहा जाता था पहले। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपियन संघ का सदस्य है। तो ये है तुर्की। तुर्की कहाँ का एक देश है, ये है एशिया का, लेकिन ये सदस्य किसके है, यूरोपियन यूनियन का। मतलब एशिया में रहते हुए भी यूरोपियन यूनियन के ये जो है सदस्य है। यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित है, जिसमें 28 देशों का एक समूह है, एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, ये कह सकते हैं। इनकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1958 को यूरोप में हुआ था। इनर 6 कहे जाते हैं इनको। ठीक है, 6 देश हुआ था उस टाइम में, 6 देश मिलकर किए थे। वर्तमान में 28 देश है। वो 6 देश है फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये सारे 6 देश मिलकर यूरोपियन यूनियन संगठन का जो है संगठित किया गया था। उसके बाद है इसमें कि तुर्की जो है एशिया में है, लेकिन ये एशिया में रहते हुए भी यूरोपियन संघ के या यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। कहा जा रहा है 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है एशिया में कितने देश है। तो एशिया में कितने, 47 देश है। लेकिन देखिए उस टाइम के अनुसार, लेकिन अभी कोई अपडेट हुआ होगा तो उसको एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो एशिया में कितने देश है, 47 देश है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ नया बात होगा तो इसमें ज़रूर मेंशन किया गया होगा। देखिए जितने भी महाद्वीप है उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में एशिया महादेश में या एशिया महाद्वीप में 47 देश है और देशों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें 54 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था उसमें कौन सी बहुदेशीय कंपनी जिम्मेदार थी। तो कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी। और कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, जिसमें आशंका थी कि 15,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। और ये कब घटा था ये घटना, तो 3 दिसंबर 1984 को ये घटना रात में घटा था। तो नाम याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी था। जो गैस लीक हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटा था भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। तो वो कौन सा है, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों से प्रतिवर्ष सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों में दूसरे राज्य से ज़्यादा जो है प्रवासी लोग आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 17वां प्रवासी दिवस जो कि 2023 में मनाया गया, उसका आयोजन 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में किया गया था। ठीक।
ठीक है। आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताना है 2000 जो है 24 का प्रवासी भारतीय दिवस जो कहाँ पर आयोजित किया गया था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? कपिल सिब्बल के द्वारा। तो वो उस टाइम का था, तो अभी तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, उस टाइम में कुछ न्यूज़ में रहा हुआ कपिल सिब्बल, इसलिए इसको दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? तो ये भी आपका है करंट अफेयर जो उस टाइम के हिसाब से होगा, ये दोनों नहीं करना आप लोगों को। 28 नंबर देखिए, ये भी उस टाइम में जो फेमस था उसके हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ पे एक सॉन्ग दिया है, आप लोग सुने भी होंगे, वाई डी कोलावेरी डी वगैरह करके, यूट्यूब पे बहुत ही लोकप्रिय सॉन्ग हुआ था वो। तो किस भाषा में था वो गाना? तो वो था तमिल भाषा में। ये किसके द्वारा गाया गया था? तो एक एक्टर है साउथ के, धनुष, जो कि रजनीकांत के दामाद है, उनके द्वारा गाया गया था। तो ये भी नहीं करना है फिलहाल आपको। क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक टिकट के PNR में पी किसके लिए आता है? तो देखिए PNR जो टिकट, रेलवे टिकट होता है, उस पर PNR नंबर दिया जाता है। तो पी का मतलब क्या होता है? देखिए पी का मतलब होता है पैसेंजर, एन का मतलब होता है नेम, आर का मतलब होता है रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, तो पी का मतलब क्या हो गया? पैसेंजर, इसका मतलब होता है। उसके बाद है प्राइड ए, एक सेकेंड, चलिए सॉरी, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, बुक का नाम आप लोग याद रखेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो बुक है ये लिखा गया है ऑस्टिन के द्वारा। कब लिखा गया था ये? तो ये प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था 1813 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई किताब है? तो ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। उस टाइम ये बुक मार्केट में था, न्यूज़ में था, इसीलिए पूछ दिया गया है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये लिखा गया चेतन भगत, ये एक उपन्यासकार है। आपको नहीं करना है, ये उस टाइम में न्यूज़ में रहा होगा। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए लिखा गया, मतलब किसके लिए लिखा गया नाम है? तो ये जो है उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो देखिए ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक है या इसका स्थापना हुआ था वो 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी पुरस्कार से सम्मानित जो है एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय जो है, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। भारत के पहले व अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की जो है सम्मानजनक उपाधि से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष बने थे, ये भी याद रखना आपको। 24 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। क्या है? तो ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी आप लोग को नहीं करना है। इस टाइम में ब्लैकबेरी एक फ़ोन हुआ करता था 2012 के आसपास, बहुत फेमस फ़ोन था, बहुत महंगा भी था उस टाइम के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कंपनी जो है रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, और इसका स्थापना किया गया था ये 1984 में। नंबर है 37, इसमें कहा जा रहा है कि संगुलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ये 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम था उसके लिए ये आयोजित किया गया था, संगुल समिति। तो देखिए कुछ समिति का नाम दिया है और इससे हम लोग संबंधित चीज़ें देख लेंगे। जैसे संगुलू समिति है, ये 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए। राज समिति किया गया था कृषि जोतकर के लिए। बांचू समिति किया गया था प्रत्यक्ष कर को सुधार करने के लिए। सरकारिया समिति किया गया था केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए। राजा चलैया समिति थे, ये कर सुधार के लिए, टैक्स रिफॉर्म के लिए किया गया था। मालेगाम समिति ये प्राथमिक पूंजी बाजार को सुधार करने के लिए बनाया गया था। दीपक पारिक समिति ये आधारभूत संरचनाओं के वित्तीय मामलों को सुझाव देने के लिए ये दीपक पारिक समिति बनाया गया था। आदर्श सोसाइटी घोटाला समिति जो ये बनाया गया था, सरकारी गृह निर्माण हेतु घोटाला जो हुआ था उसको पर्दाफाश करने के लिए बनाया गया था। लवासा समिति किया गया था 7वें वेतन के आयोजन के समीक्षा होने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा जा रहा है नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स जो है ये USA में है। ठीक है,
नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओरिएंटो एक प्रांत है, उसके मध्य जो सीमा है वहाँ पर एक जो बहने वाली नियाग्रा नदी है उसी के ऊपर है नियाग्रा फॉल। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें कहा जा रहा है ब्रिक्स राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? मतलब ब्रिक्स में कौन जो है सम्मिलित नहीं है? तो ब्रिटेन जो है सम्मिलित नहीं है। ब्रिक्स मतलब क्या क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ब्रिक्स मतलब कौन कौन से देश आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन अभी 3-4 गो या 5 गो शायद मेंबर इनका बढ़ा हुआ है 2024 के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब कहाँ पे सबमिट होने वाला है? रसिया में होने वाला है, और 4-5 शायद अभी हो गया है, और 4-5 कंट्री उसमें अभी जो मेंबर कंट्री बने हैं वो कौन कौन से कंट्री है, देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। अभी 2024 में जो किया गया है 16वां ब्रिक्स का आयोजन किया गया था रसिया में, और इसमें 5-6 कंट्री अभी एंट्री किए हैं। कौन कौन से है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 41, इसमें कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय पंचांग शक सावत। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और 42 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 शेर। अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मूल रूप से इसमें 4 शेर है, जो कि आपको 3 ही दिखाई देगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो 3 ही दिखाई देता है। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था ये 4 शेर वाले अशोक के चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कौन 1930 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो देखिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी थे, तो मोतीलाल नेहरू है यहाँ पर, तो मोतीलाल नेहरू इनका आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना था, एक राजनीतिक दल था ये। इसका स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास जी के द्वारा किया गया था। 44, इसमें कहा जा रहा है किसने 1933 में पाकिस्तान नाम दिया? तो ये नाम दिया था रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 में पंजाब के होशियारपुर ज़िले में हुआ था। उन्होंने सन 1933 में पाकिस्तान का नामांकन किया, जबकि पाकिस्तान को अलग राष्ट्र रूप में मान्यता दिलाने के लिए जो श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। तो नाम याद रखिएगा, रहमत अली चौधरी कहा जाता है, चौधरी रहमत अली कहा जाता है, इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा नाम दिया गया पाकिस्तान, और उन पाकिस्तान को जो अलग राष्ट्र बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1975 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक कुल 21 महीना राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, और इस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय आपात को भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा, और राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत व वित्तीय आपात जो लगाया जाता है वो 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। और ये अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है ये अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो देखिए यहाँ पे तो 22 मेंशन किया गया है, लेकिन अब शायद 24 हो गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये उसके हिसाब से दिया गया है जो आपका 2012 के अनुसार। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, तो ये 24 है, ये 12 ठीक है, 24 भाग हो गया है, 12 अनुसूची हो गया, और 95 आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं। भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है, जो कि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, तथा पूर्ण रूप से लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था।
भारत का संविधान किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है, जो हमारे भारत का संविधान है। मतलब दुनिया में सबसे जो है लंबा लिखा जो संविधान है वो भारत का है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी रहे थे। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई थी? तो ये किया गया था 2005 में। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा कि है क्या। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत कोई भी भारतीय दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो इस अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक, धारा कितने 9 के मुताबिक उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। प्रश्न अनुसार जो है 2005 में दोहरी नागरिकता स्वीकृति की गई थी, जबकि वर्तमान में 2016 में दोहरी नागरिकता में संशोधन भी किया गया है। तो क्या संशोधन हुआ है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 48 और इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो 19 आर्टिकल नंबर 19। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है ये क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मतलब 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद नंबर 19 है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी याद रखना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की जो संख्या है 6 है, जो इस प्रकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। मतलब 32 में क्या है? जब आपका जो मौलिक अधिकार हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट्स जारी किया जाता है। तो कितने प्रकार का रिट्स होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। है 49 नंबर। इसमें कहा जा रहा आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई कानून जो लागू हो गया था वो 2005 से लागू हुआ था, जिसको सूचना का अधिकार कहा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से ये संपूर्ण भारत में लागू भी हो गया। इसके अंतर्गत मुख्य बात यह है कि जन सूचना अधिकारी का दायित्व होता है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर, कुछ मामलों में 45 दिन के तक मांगी हुई सूचना उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जिनका प्रमुख कार्य होता है दस्तावेज रिकॉर्ड का निरीक्षण करना होता है। ठीक है। विश्व में सबसे पहले सन 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। तो देखिए इसके कितने दिनों बाद, मतलब 2005 में हम लोग के, मतलब 300 वर्ष लगभग बाद, 300 नहीं मतलब 200 समथिंग ईयर बाद हम लोग इस सूचना का अधिकार लाए। और स्वीडन में कब लागू हो गया था? 1766 में। मतलब ये इसीलिए ये सब डेवलप कंट्री है ना। नंबर है 50। इसमें कहा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बुलाया जाएगा किसके द्वारा? ये अनुच्छेद 108 के अनुसार जो है संयुक्त बैठक जो है ये बुलाया जाएगा। संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता किया जाएगा वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जो अध्यक्षता किया जाएगा। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नहीं कर सकता है, क्योंकि वह दोनों सदनों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और हाँ, बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन? तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के ही द्वारा, लेकिन अध्यक्षता किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। इसमें कहा जा रहा भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है, मतलब सबसे लंबा रहा है? तो ये रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति देश का एक संवैधानिक प्रमुख होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वर्णन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वर्णन किया गया है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26/1/1950 से 13/5/1962 का कार्यकाल रहा है, इनका 12 वर्ष का रहा है। जबकि भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का रहा, ये सबसे न्यूनतम रहा है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वो देश के पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। अगर महिला की बात करें तो दूसरी है। इससे पहले जो महिला थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो ये दूसरी महिला है जो कि राष्ट्रपति है। और आदिवासी महिला की बात करें तो पहली आदिवासी महिला जो कि हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर है 52। इसमें कहा जा रहा है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के संशोधन करने का अधिकार है। मतलब कोई भी अनुच्छेद में अगर संशोधन किया जाता है, ये अधिकार देता है संसद को कौन? अनुच्छेद 368। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया। और भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज से संबंधित है, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 जोड़ा गया तथा अनुसूचित 11 में प्रावधान किया गया। उसमें पंचायत को एक जगह मिला। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य जो है वो है कर्नाटक। ये आप याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन के बाद, यानी जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो इस अधिनियम के तहत जो पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ वो है कर्नाटक। और जो है बलवंत राय मेहता समिति व अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी कहा कि 3 स्तरीय होना चाहिए, और ये अशोक मेहता समिति क्या कहा कि 2 स्तरीय होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में 3 स्तरीय है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे 3 स्तरीय, अभी जो वर्तमान में 3 स्तरीय है, और अशोक मेहता समिति के अनुसार 2 स्तरीय होना चाहिए। जो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर 2 स्तरीय भी है, और कई सारे स्टेट हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर पंचायती राज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए 1-2 राज्य का जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है 53। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो नमक का उत्पादन होता है, लगभग जितना भी है हमारे इंडिया में, उसमें 75% जो है उत्पादन गुजरात में किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये किसका है? माइका का। ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत जो है योगदान है? तो देखिए उस टाइम के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस टाइम के हिसाब से 25% था, लेकिन अभी के हिसाब से देखें 2021-22 के जीडीपी में कृषि का योगदान जो था ओनली 18.8% था। ये आपको 56 नंबर भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या पूछा है, तो ये नहीं करना आपको। मणिपुर की राजधानी कहाँ है ये बताना। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल है। मेघालय का कहाँ पर? शिलोंग है। मणिपुर का इम्फाल हो गया। नागालैंड का कोहिमा हो गया। गोवा का पणजी है। त्रिपुरा का अगरतला है। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसे नवाबों का शहर कहते हैं या कहा जाता है? तो लखनऊ का नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कौन हो गया? लखनऊ। 7 टापुओं का नगर हो गया मुंबई। भारत का बगीचा हो गया बेंगलुरु। भारत के मसालों का बगीचा हो गया केरल। और पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चि को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। क्वेश्चन नंबर है 59। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? अभी बात हुई थी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 60। इसमें कहा जा रहा है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो ये कहाँ के हैं जनजाति समूह मुंडा? ये है झारखंड का। झारखंड में कौन कौन से जनजाति समूह है? संथाल है, मुंडा है और बिरहोड़ है। असम में कौन सा है? अबोड़ है, मिकिर है और लुसाई है। केरल में कहाँ कौन है? मोपला है, खादर है। मणिपुर में कुकी और आगामी। मेघालय में कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? इसको साइगोन कहा जाता था। हो ची मिन्ह शहर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। वैसे ये वियतनाम में है। ठीक है। और ये वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे हो ची मिन्ह। इन्हीं के नाम पे साइगोन शहर का नाम चेंज करके हो ची मिन्ह रख दिया गया। नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसको हम लोग, मैथ नहीं है हालांकि, ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच
मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो देखिए आगे है, कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 63, फिनलैंड की संसद कहलाती है? फिनलैंड के संसद को क्या कहते हैं? तो संसद ही कहा जाता है फिनलैंड में। अफगानिस्तान में बात करें तो सोडा कहा जाता है, फिनलैंड में संसद कहा जाता है, मालदीव में मजलिस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, इजराइल में नेसेट कहा जाता है, क्रोएशिया में सबोर कहा जाता है, बांग्लादेश में जातीय संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें कहा जा रहा है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। फ्रांस का क्या है? लिली। ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन वेटल है। यूके का गुलाब का फूल है। कनाडा का नेपल की पत्ती है। और भारत में जो है कमल का फूल है। और मेक्सिको का डहेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, इसमें कहा जा रहा है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो यहाँ सोने का शेर है। श्रीलंका का सोने का शेर है। ईरान का गुलाब का फूल है। भारत का अशोक चक्र है। और जापान का गुलदाउदी है। और न्यूजीलैंड का कीवी है। 66, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस जिसको कहा जाता है ये है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में जो आता है कौन कौन सा आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। उसके बाद जल वाष्प आता है, मीथेन आता है। ये सब मेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का जो उत्पादक है वो है चीन, जबकि भारत इसके उत्पादन में चौथे स्थान पे है, मतलब हम भी पीछे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो देखिए इसमें काजीरंगा, नागरहोल और बंदीपुर जो है ये एक संरक्षित जीव मंडल का नाम है। और ये नंदा देवी जो है ये नहीं है, ठीक है। भारत में 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क स्थापित किया गया। अब तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क है, 543 वन्यजीव अभयारण्य है और 18 जैव मंडल रिजर्व है, जिसमें 53 टाइगर रिजर्व है। नीलगिरी जैव मंडल को प्रथम जो स्थापित किया गया था यूनेस्को लिस्ट में जारी किया गया था, ये 2000 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 68, इसमें पूछा जा रहा है कि लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो लघु गणक विकसित किया गया था नेपियर के द्वारा। ये एक स्कॉटलैंड के निवासी हैं, इन्हीं के द्वारा लघु गणक जो है विकसित किया गया था। नंबर 69, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान का इकाई क्या है? पौंड है। फुट पौंड सेकेंड में जो है द्रव्यमान का इकाई पौंड है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक फुट, पौंड और सेकेंड में हम लोग कंसीडर करते हैं। ये एक ब्रिटिश पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो न्यूटन के गति के 3 नियम है, सभी को पता होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? तो 746 होता है। नंबर है 72, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो सबसे बाहर की ओर होता है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो ये अंतराल होता है 180 का। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर और निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180 का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि परासर्व ध्वनि की आवृत्ति कितना होती है? मतलब अल्ट्रावायलेट जो होता है उसका आवृत्ति कितना होता है? तो ग्रेटर देन 20,000 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, जो कि रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ है उसको किस में रखा जाता है? तो लेड मतलब शीशा के बर्तन में रखा जाता है। तो सही आंसर हो गया 75 का डी। क्वेश्चन नंबर है 76, इसमें कहा जा रहा है सिरके में होता है। तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है प्राकृतिक स्रोत और उसके अम्ल, कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है उसमें। पहला है सिरका। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अंगूर में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो वो कौन सा? अगर चीनी अगर घोल देंगे तो जल में जो है विद्युत नहीं जाएगा। 78, इसमें कहा जा रहा है हैबर परकम मतलब हैबर प्रोसेस के द्वारा
औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है क्या बनाने में? तो अमोनिया बनाने में हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हैबर प्रोसेस यूज करते हैं। हैबर विधि जो निर्माण समय में अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन की मुख्य विधि है। इस प्रक्रम का नाम जर्मनी के रसायन शास्त्री जो हैबर नाम के वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर पड़ा। तो हैबर प्रोसेस से क्या हम लोग निकालते हैं? अमोनिया को निकालते हैं या अमोनिया बनाते हैं। नंबर है 79, इसमें कहा जा रहा है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल जो है ये कांच को घोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है वो कौन सा है? तो वो है जल। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन अणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन 9% जो है बढ़ जाता है। यह गुण एक सामान्य घटना को जन्म देता है जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर क्या करती है? तैरते रहती है। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विद्युत अपघटन का विभाजन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? मतलब फाइकोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है, इसके द्वारा किसको स्टडी करते हैं हम लोग? शैवाल को। फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कहा जाता है कवक का अध्ययन, और बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है जीवाणु का अध्ययन, और मॉर्कोलॉजी कहा जाता है पादपों का आकारीय संरचना का अध्ययन कहा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट है 83 नंबर, किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अनुपात जो है 1:2:1 के अनुपात में होता है। तो विषाणु में है जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नंबर है 84, इसमें कहा जा रहा है भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये है कौन सा? चीता, जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की गति से ये दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या है? मादा लिंग हार्मोन है। 85 का हो गया ए। तो इसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। तो थायराइड किसका भाग होता है? अंतःस्रावी का भाग होता है। अंतःस्रावी में कौन सा आता है? पीयूष ग्रंथि आता है, थायराइड ग्रंथि आता है, अधिविक्र ग्रंथि वगैरह आता है। मिश्रित में कौन सा आता है? अग्न्याशय जो है मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। बाकी बाह्य ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, ये सब जो आता है बाह्य ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, साल्क टीका किसके लिए विकसित होता है या किया गया था? तो ये पोलियो के द्वारा, जो पोलियो पर टीका बनाया था वो जॉन साल्क के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर है 88, इसमें पूछा जा रहा है निम्न एक प्रतिजैविक है। तो कौन सा इसमें प्रतिजैविक है? तो कैरोटीनॉइड जो है ये प्रतिजैविक के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे आप बात करेंगे एक वर्ग है ये, और इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे आते हैं, जैसे शैवाल की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, ये कोशिका पाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये प्रतिजैविक का कार्य करता है। क्वेश्चन है 89 नंबर, वनस्पति घी में होता है। तो वनस्पति घी में क्या होता है? संतृप्त वसा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें कहा जा रहा है मूत्र का पीएच कितना होता है? तो देखिए मूत्र पीएच मतलब पीएच वैल्यू होता है जो कि पदार्थ की जो पीएच वैल्यू जो है पदार्थ का अम्लीयता और क्षारीयता प्रदर्शित करता है। तो सिरका का अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो ये 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। शराब का पीएच वैल्यू 2 से 3.8 तक, और मानव मूत्र का जो होता है 5.5 से 6.5 तक होता है। मानव लार का जो होता है वो 6.5 से 7.5, और मानव रक्त का 7.3 से 7.5 के आसपास होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ये पाचन तंत्र के द्वारा जो अम्ल उत्पादित किया जाता है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल होता है। पाचन क्रिया में इसका निम्न कार्य होता है। यह क्या होता है कि पेप्सिन को एंजाइम को सक्रिय कर देता है। पेप्सिन का जो एंजाइम होता है उसको सक्रिय करने का काम होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यह भोजन के साथ पेट में पहुंच सकने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है। यह अवशोषण के लिए जगह प्रदान करता है और पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य दृष्टि से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विटामिन ए जो है
आवश्यक विटामिन है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, रतौंधी जो बीमारी होती है आँख की, आँख में जो सूख जाना, ये सब नहीं होगा अगर विटामिन ए भरपूर आप खा रहे हैं तो। कंप्यूटर से इसमें कहा जा रहा है निम्न में कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है। तो देखिए टीएलडी कौन सा खुला नहीं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका जो आंसर दिया हुआ C.net जो है यह एक खुला टीएलडी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनआईसी कार्ड है। एनआईसी कार्ड क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है इसको। तो इसमें पीसी को जोड़ता है, एनआईसी कार्ड से क्या होता है, पीसी को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर का ही है क्वेश्चन। संगणक की गति किससे व्यक्त की जाती है। तो ये व्यक्त किया जाता है गीगाहर्ट्ज से व्यक्त किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, डीवीडी में भी का अर्थ होता है। तो डीवीडी में भी का अर्थ होता है वर्सटाइल। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है या डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है। तो भी का अर्थ हो गया वर्सटाइल। रैम में ए के लिए आता है, रैम में ए का मतलब क्या होता है, तो ये होता है एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है बेसिकली रैम को। नेक्स्ट है 98 नंबर, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। 99 नंबर, बायोडीजल इससे बनता है। तो बायोडीजल क्या चीज़ से बनता है, घास से बनता है बेसिकली। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के स्थान पर एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल जो सीधे वनस्पति तेल, पशु के वसा, खाना पकाने में अविष्ट तेल, घास आदि से प्राप्त किया जाता है। जो गन्ना का नीचे वाला पार्ट होता है बेसिकली उससे बनता है, या फिर कह सकते हैं एक जट्रोफा करके प्लांट होता है उससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है। तो ये काटा जाता है कब, मार्च महीना में। रबी की फसल की बुआई सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर में कर दिया जाता है और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में होती है। रबी फसल के अंतर्गत आता है जौ, चना, गेहूं, सरसों, मटर आदि फसलें आती है। जबकि खरीफ फसल के अंतर्गत आता धान, मकई, ज्वार और बाजरा, ये सब है मूंग। तो आज का ये क्वेश्चन बैंक जो है आज का यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एक क्वेश्चन बैंक के साथ, मतलब एक नया वाला क्वेश्चन सेट लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।